नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पर्यावरण, परि प्लस आवरण, यानी कि हमारे आसपास का जो चारों तरफ का आवरण है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। लेकिन हमारे पीछे एक औरा भी होता है जिसे हमने अपने देवी देवताओं के पीछे भी देखा है। लेकिन ये औरा बनता है खुशियों के साथ में, प्रसन्नता के साथ में, मुस्कुराहटों के साथ में। और वो मुस्कुराहटें जब हमें सुनाई देती हैं पक्षियों के कलरव के तरीके से, तो वो मुस्कुराहटें कितनों की खुशियां बन जाती हैं। वो कहते हैं ना कि खुशियां तो बांटने से बढ़ती हैं, लेकिन ये खुशियां हमारी तब बढ़ेंगी जब हम इस धरती को प्लास्टिक मुक्त करेंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, ये एक नारा जो जन जन का नारा बन गया, ये गीत जो जन जन का गीत बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से इस समय भारत को प्लास्टिक मुक्त करने की दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं, हम कितने कदम चले हैं, जन भागीदारी उसमें कितनी होने वाली है, क्या समस्याएं हैं और किस तरीके के समाधान की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा कार्यक्रम इसी के लिए है, इसी विषय पर है। और जो हमारे कार्यक्रम में आज पधारे हैं उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ है श्रीमान अशोक शर्मा जी। आप पर्यावरणविद हैं और पर्यावरण के विषय में आपने बहुत काम किया है। कई लाख आप पक्षियों के लिए आपने टावर बनवाए हैं, फ्लैट्स बनवाए हैं जहां पर वो निवास करते हैं, और बहुत बेहतर एक तकनीक के साथ में देशव्यापी आंदोलन आपने छेड़ा हुआ है। अशोक जी, आपका दूरदर्शन स्टूडियो में बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार, आप सबको नमस्कार, वंदन। आज जो पर्यावरण के संदर्भ में मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है और पॉलीथीन मुक्त भारत, वास्तव में जो ये पॉलीथीन नाम का एक जो जिन्न है, ये पूरे देश को ही नहीं तो पूरे विश्व को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा रहा है। इसके लिए हम एक श्लोक से प्रारंभ करते हैं। पॉलीथीन से हो रहा हर प्राणी बेहाल, समझे इसकी चाल को, समझे इसका जाल, समझे इसका जाल। ये जो पॉलीथीन है, किस प्रकार से इन्होंने पूरे जो हमारी प्रकृति है उसको जाल में फंसा के रख रखा है। बिल्कुल। और ये जाल कैसा है? जो हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण का मतलब जो हमारा एक प्रकार से 5 तत्व हैं वही पर्यावरण है जी, जिसको हम कहते हैं भगवान। भय यानी भूमि, ग यानी गगन, वै यानी वायु, आ यानी अग्नि और न यानी नीर। इस पर्यावरण यानी भगवान, इस भगवान को जाल में इस जिन्न ने फंसा कर रखा है। इससे हमें मुक्त करना, तो मुक्त करने के लिए बोलना नहीं, उसके लिए स्वयं से प्रारंभ करना। तो इसके लिए हमने हमारे जो टीम है, हमारा जो समाज है, विद्यालय के माध्यम से है, धार्मिक संस्थान के माध्यम से है, एनजीओ के माध्यम से है, हमारा जो प्रचार विभाग है उसके साथ संपर्क करके इसके संदर्भ में हमने कदम उठाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो काम किया वो किया इको ब्रिक्स बनाना। इको ब्रिक्स का मतलब जो ये पॉलीथीन है, जब ये रोड पे जाती है तो फिर ये जो हमारे जो सीवरेज जो होते हैं उनको भी ब्लॉक करती है। इतना ही नहीं करती है, तो फिर ये तालाबों में जाती है, तो तालाब में जो मछलियाँ होती है, जो कछुए होते हैं, जो तालाब की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, उनको ये हताहत करती है। और जब वो वहाँ हताहत होते हैं तो वो फिर तालाब की स्वच्छता नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्वच्छता का काम कहीं न कहीं मछलियाँ और आपके कछुए करते हैं, तो उनको भी ये नुकसान पहुँचाती है। इतना ही नहीं है, तो यह पूरे जो हमारा जंगल है इसको ख़त्म कर रही है। ख़त्म कैसे कर रही है? पॉलीथीन जब ज़मीन में जाती है तो फिर उसके ऊपर कोई बीज गिरता है तो वो बीज मिट्टी के संपर्क में नहीं आ पाता है। बिल्कुल। और नहीं आने के कारण से आज पेड़ आपके धीरे धीरे हम देख रहे हैं जंगल के जंगल नष्ट हो रहे हैं। और जंगल के जंगल नष्ट होने के कारण से अग्नि जो एक जिसका ताप कम होना चाहिए वह तेज गति से बढ़ रहा है। आज भी हमने समाचार पत्रों में देखा है किस प्रकार से रसिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड 130 डिग्री 130 वर्षों का जो रिकॉर्ड है उस तापक्रम को उन्होंने तोड़ा है। तो ये मानव रहेगा कहाँ, प्राणी रहेगा कहाँ? तो ये तापक्रम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं है, तो इसके लिए जो हमारे जल के स्रोत हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं। कैसे ख़त्म हो रहे हैं? तो जो जल है, बारिश होती है, तो बारिश होने के कारण से जब ज़मीन में पॉलीथीन चली जाती है तो वह पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाता है, वह ज़मीन पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है और वह पानी बह करके कहीं नालों में, कहीं बाढ़ के रूप में
इस प्राणी मात्र को नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए जल स्रोत भी धीरे धीरे हम देख रहे हैं खत्म हो रहे हैं। तो इसलिए ये जल की समस्याएं भी धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है। उसका मुख्य कारण भी कहीं न कहीं पॉलीथीन है। इतना ही नहीं है, तो पॉलीथीन के कारण से कुछ लोग समझदार होते हैं, वो सोचते हैं कि हमने इरादा कर लिया है स्वच्छ भारत का, तो वो कहीं न कहीं पॉलीथीन को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उसको एक तिल्ली से जला देते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोच पाते हैं कि ये पॉलीथीन जलेगी तो इससे डाइऑक्सिन नाम की जहरीली गैस निकलेगी और वह जहरीली गैस वायुमंडल में घुलीन होकर के, और जब हम पर्यावरण उसको वायु के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में जब हम लेंगे तो वो हमारे शरीर में जाएगी। हमारे ही नहीं, आपके पशु पक्षी सबके शरीर में वो जाएगी। और उसके द्वारा जो पशु पक्षियों के द्वारा या जानवरों के द्वारा जो दुधारू पक्षी, जो हमारा दुधारू जानवर है, जब वो दूध हमें देगा तो वह भी हमारे लिए कहीं न कहीं हानिकारक है। तो इसलिए जो पॉलीथीन का जो एक जिन है वह जल को खराब कर रहा है, वह जंगल को खराब कर रहा है, वह जमीन को खराब कर रहा है, वह जानवर को खराब कर रहा है। इसको रोकने के लिए हमने बोला नहीं तो काम करना प्रारंभ किया। वो काम हमने क्या किया निदेश जी? वो हमने किया कि एक जो बोतल है, जो वेस्ट बोतल है, उसको हम बेस्ट बनाएंगे। अच्छा। वो 1 लीटर की बोतल होती है, सामान्यतया सब घरों में आती है। प्लास्टिक के वो जो जिन है प्लास्टिक का, उसे बोतल में बंद कैसे करना है? उसको हमने जैसे घर में हमारे लगभग महीने में प्रत्येक के घर में आती है, तो हमने उनको बताया, हमने करना प्रारंभ किया। तो 1-2 महीने की जो पॉलीथीन होती है उसको एक डंडी से हम बोतल में ठूंस करके भरेंगे। तो 2 महीने की जो पॉलीथीन है वो इसके अंतर्गत इकट्ठा हो जाती है। अब आप हमसे पूछेंगे, या सर्व समाज हमसे पूछता है कि हम इसका करेंगे क्या? पहली बात तो आपको कुछ भी नहीं करना। नंबर 1, यदि आप उसको फेंक भी देंगे तो भी क्या होगा? कम से कम आपने जमीन, जंगल, जानवर को बचा लिया। और सेकंड, आपने सरकार का कम से कम 20 गुना पैसा उसको इकट्ठा करने में लगता, उसकी स्वच्छता में लगता। वो बोतल में इकट्ठा हो गया और आपने फेंक दी। नंबर 1। लेकिन हमने तो इसको आगे तक बढ़ाया। हमने क्या किया, जो पॉलीथीन है उसको रिसाइकलिंग करना प्रारंभ किया। और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देते हैं। पहले सिंगल जो पॉलीथीन थी उसको रिसाइकिल करने का प्रावधान नहीं था, सिंगल यूज प्लास्टिक जी। लेकिन अभी मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिंगल यूज जो पॉलीथीन है उसका रिसाइकिलिंग करने के लिए उन्होंने एक प्रावधान लागू किया। उसके कारण से जगह जगह रिसाइकिल की जो फैक्ट्रीज है वो ओपन हुई। और वहाँ पर ये जो पॉलीथीन हम 8 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो, तो एक आर्थिक स्रोत भी हो गया कि उस पॉलीथीन का करें क्या, तो हम उसको बेच सकते हैं, कबाड़ी को बेच सकते हैं। तीसरा जो है, हम बेचे भी नहीं तो हमने उसका एक समाधान निकाला, एक मॉडल तैयार किया। हमने हमारे घर पर 3री मंजिल पर एक जो कमरा बनाया, वो 5000 पॉलीथीन की बोतलें हमने इकट्ठी करी। उसको हमने कहा इको ब्रिक्स, क्योंकि उसको ठूंस के भरा तो उसको एकदम पत्थर की जैसे हो गई वो। और पत्थर के जो ईंट, 1 रुपए जो ईंट आती है वो हम देखते हैं 7-8 रुपए की आती है। और वो जो पॉलीथीन का जो इको ब्रिक्स हमने बनाई, उससे हमने एक रूम तैयार किया। और वो रूम क्या होता है, एक प्रकार से इको साउंड का होता है, क्योंकि जो पॉलीथीन होती है उसमें साउंड को ऑब्जर्व करने की ताकत होती है, ईंट में ये ताकत नहीं होती। ठीक बात है। तो उसके लिए भी उसका हमने यूज किया। दूसरा, हमने जो यूज किया उस इको ब्रिक्स से, हमने जो ईंट है वो आप दीवार कहीं पर भी खड़ी कर सकते हो। ईंट की दीवार, नीचे से जो दीवार आ रही है वहीं पर ही आपको उसको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो ये साउंड प्रूफ रूम हो गया, साउंड प्रूफ रूम बन गया ये। नंबर 1। नंबर 2, आप उसको कहीं पर भी, उसकी जो परिधि है उसको कहीं पर भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें इतना वेट नहीं होता। जो ईंट होती है पत्थर वाली, उसमें वेट होता है, उसका वेट होता है लगभग 1-1.5 किलो, लेकिन इसका तो वेट 200 ग्राम होता है। और स्थान भी ज़्यादा घेरती है, इसका जो घनत्व होता है वो भी ज़्यादा होता है। इसलिए हम इसका मकान भी हमने बनाना प्रारंभ किया। मकान ही नहीं बनाना प्रारंभ किया तो चंडीगढ़ के लोगों ने तो इसका और आगे बढ़ करके काम किया। वहाँ की जो नगर निगम है उसने वहाँ जो एक पार्क है जिसको बोलते हैं वेस्ट पार्क, वहाँ पर जो एलिफेंट्स हैं, जो आपके कैमिल है,
जो उनमें उस पॉलीथीन की जो बोतल है उसको भर दिया ठूस ठूस के, तो जो अंदर जो मटेरियल पहले लगाना पड़ता था उसका भी खर्चा कम आया। उस एलिफेंट जो स्ट्रक्चर बनाने में, कैमिल का स्ट्रक्चर बनाने में, लायन का स्ट्रक्चर बनाने में उनका जो खर्चा था वो 1/4 ही रह गया, क्योंकि उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत पॉलीथीन को ठूस ठूस के भरा गया। इतना ही नहीं है, तो इसकी पॉलीथीन की जो आयु होती है वो भी लंबी होती है। ईंट की आयु 90 वर्ष होती है, 80 वर्ष होती है, लेकिन हम इसको लगाएंगे तो इसकी आयु 500 वर्ष तो तक रहती है। तो इसलिए इसकी आयु भी लंबी होती है। तो इसका हमने एक काम किया, इकोब्रिक्स बनाना, फिर इकोब्रिक्स का माध्यम से आर्थिक स्रोत बनाना, आर्थिक स्रोत के साथ साथ इसके हमने क्रिएशंस किए आपके, कि इसके सोफ़ा सेट बने, टेबल बनी, तो चेयर्स बने, ऐसे अनेक प्रकार के हमने प्रोजेक्ट समाज को दिए और आज समाज उसको कर रहा है। और उसके कारण से पॉलीथीन आपको अब धीरे धीरे आने वाले समय में समय तो ज़रूर लगता है, क्योंकि हर एक चीज़ को जो प्रारंभ हुई थी, जो चीज़ 70 सालों से चल रही थी या माना लंबे समय से चल रही थी, उसको 6-7 वर्ष तो लगेंगे लगेंगे। अभी हमने 2-3 वर्ष हमारे को हो गए और इस संदर्भ में समाज भी काफ़ी जागरूक हुआ है। और विद्यालय में भी हम जाते हैं तो विद्यालय में बच्चों को ये जो आपने कहा कि टेबल, सोफा सेट, ये सब, तो अगर हम लोग चाहें, कोई व्यक्ति चाहे जो हमारे दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हो कि मैं इस तरीके के सोफे को, इस तरीके के टेबल को अपने घर पे लेना चाहूँगा, अपने ड्राइंग रूम में सजाना चाहूँगा, तो वो इसे कहाँ से ले सकते हैं? इसके लिए अभी जो अपने आंगनबाड़ी है, कुछ हमारे महिला कार्यकर्ता है, वो इसको बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो उसका जो यूज है वो जैसे मैं बना रहा हूं तो मेरे लिए ही यूज हो गया, आपके लिए यूज हो। अभी उसको जब तक कॉमर्शियल सार्वजनिक रूप से, कॉमर्शियल रूप से इसको फैक्ट्रीज है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है वो नहीं लेंगे, तब तक शायद मार्केट में वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे। उद्योगपतियों के साथ में, कुछ लोगों के साथ में, कि किस तरीके से हम एक प्लास्टिक मुक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, और उसके लिए ये एक बड़ा नवाचार है, नया प्रकल्प हो सकता है। अभी हमने जैसे 2 वर्षों से इसके संदर्भ में काम करना शुरू किया, लेकिन अब 1 जुलाई से इसके ऊपर एकदम स्ट्रिक्ट बैन हो गया पॉलीथीन के ऊपर। अब शायद पॉलीथीन, हम इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों से बात करने वाले थे माना कि, तो अब तो उसका जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पॉलीथीन के ऊपर कंप्लीटली बैन हो गया। तो धीरे धीरे अब शायद इकोब्रिक्स ऐसा जो कंसेप्ट्स है शायद वो अब रहेगा ही नहीं, क्योंकि सरकार ने भी इसके ऊपर काफ़ी आगे बढ़ करके काम किया है और समाज भी इसको एक प्रकार से आगे बढ़ करके काम कर रहा है। और इसलिए हमने प्रारंभ किया भी हाथ में रखो थैला, ना करो देश को मेला। यानी अपने, मैं भी निकलता हूं तो अपने साथ में हाथ में थैला रखते हैं। पहले भी हमारी परंपरा थी, थैला झोला लेकर के निकलते थे। अब झोला लेकर के हमने उसमें भी कंसेप्ट बनाए। अभी उद्योगपति जो हैं, सामाजिक लोग हैं, उन्होंने कंसेप्ट बनाए, बैग बनाए, वो आप निश्चित रूप से आपको मार्केट में काफ़ी तादाद में मिल सकते हैं। कि एक जो बैग है उसमें 4-5 खाने बनाए, उसमें आप क्या कर सकते हो, किसी में कोई मिर्ची लेके आ सकते हो, किसी में कोई टमाटर लेके आ सकते हो, किसी में कोई दाल डाल सकते हो। तो ऐसे जो बैग वो बने हैं, मल्टीपर्पज, मल्टी पॉकेट्स, ठीक है, जो बैग है उनमें पॉकेट्स बने हैं। तो पॉकेट्स के माध्यम से उसमें अब धीरे धीरे और उसमें कुछ नवाचार आएगा। तो नवाचार आएगा तो शायद पब्लिक ही, समाज ही उसको, पॉलीथीन को कंप्लीटली इग्नोर कर देगा। और वो जो चीज़ उनके लिए, जब समाज के पास कोई न कोई विकल्प आता है तो वो संकल्प कर लेता है। सबसे बड़ी बात है, बिना विकल्प के काम नहीं होता है। बिना विकल्प के आप संकल्प यदि कर भी लेते हैं तो वो सफल नहीं होता है। आपको लगता है कि विकल्प हमारे पास में पर्याप्त आ गए हैं? हाँ, अब मुझे ये मैं कह सकता हूँ आपके यहाँ और इस वीडियो के माध्यम, यहाँ का अपना स्टूडियो है दूरदर्शन के माध्यम से, कि निश्चित रूप से जगह जगह जिला स्तर पर समाज इसके लिए विकल्प निकाला है। और इसके लिए केवल मात्र इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति आगे नहीं आएंगे, बल्कि जो हमारा एक प्रकार से धार्मिक संस्थान है, साधु है, सन्यासी है, वो भी इसके लिए बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। अभी समींदानंद जी एक महाराज थे जिन्होंने हरिद्वार के, उन्होंने अपना आधा जो जिसको कहना चाहिए ज़मीन, अपने मठ की ज़मीन वो दान कर दी, इसलिए कि मुझे बैग वितरित करने हैं। यानी समाज को एक प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को थैला देना है। और ये इसके लिए उन्होंने अपने मठ की आधी ज़मीन बेची।
तो धार्मिक संस्थान भी इसके लिए आगे आ रहा है, क्योंकि उनकी जो श्रद्धा है वो गाय के प्रति है। ठीक बात। और गाय के बारे में हमने देखा कि वो पॉलीथीन खाती है, तो हमने पेपर में, समाचार पत्रों से, आपके चैनल के माध्यम से हमने देखा है कि जब एक गाय घायल होती है, जब उसका ऑपरेशन होता है, तो उसके पेट में से 70, 80, 60 किलो के लगभग पॉलीथीन निकलती है। तो समाज के जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके मन में भी इस प्रकार का विचार आया है, और वो भी इसके लिए एक प्रकार से अपना तन मन धन देने के लिए आगे आए हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम जो ये पॉलीथीन नाम का जो जिन है, उस पर 100% नहीं तो कम से कम 90%, 80% हम इस पर नियंत्रित करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपके स्टूडियो के माध्यम से और समाज में जागृति आएगी। जैसा आपने ये महत्वपूर्ण विषय आपने चैनल के माध्यम से आप समाज तक लेकर के जाएंगे, इसके लिए निश्चित रूप से इस काम को और गति मिलेगी। आपने जब ये सब चीज़ें की कि किस तरीके से हम इसे आगे बढ़ाएंगे, हम इसको आगे चलिए, एक बार प्लास्टिक मुक्त की बात हो गई, क्योंकि कई बार जब एक स्वभाव में कोई चीज़ आती है कि प्लास्टिक आया, अब प्लास्टिक का ऑल्टरनेट फिर कुछ और आएगा। कागज़ की हम बात करते हैं तो कागज़ भी बनता है पेड़ों से ही, उसके लिए भी पेड़ ही कटता है, और उसके ठीक है, हो सकता है कि वो प्लास्टिक से कम नुकसानदायक हो, उसके बाद में कोई तीसरी चीज़ आएगी जो उससे कम नुकसानदायक हो। क्या हम ऐसी किसी चीज़ में जा सकते हैं जो इतनी कम नुकसानदायक हो या फिर किसी तरीके से लाभदायक हो? जिस तरीके से चम्मच आ रहे हैं कई सारे कि आप उसे उपयोग करें और उसके बाद में वो चीनी का चम्मच है, आप उस चम्मच को भी चबा जाएं। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामान्य रूप से आदमी व्यावहारिक दृष्टिकोण से अपने घरों में उपयोग कर सकता है, व्यावहारिक हो? जी, इसके संदर्भ में भी काफ़ी लोग आगे आए। मैं शायद आपको भी वो चीज़ भेंट करूँगा जी। जो गन्ने हैं, जो गन्ने के छिलकों से अपने और उसमें थोड़ा गुड़ वगैरह मिला करके कप तैयार हुए हैं। अच्छा। और वो कप गिलास तैयार हुए हैं, कप तैयार हुए हैं, थाली तैयार हुई है। वो थाली में आप भोजन करें, और भोजन करने के बाद में उस थाली को अपने घर ले जाएं, और उसको चाय के साथ फिर 10-15 दिन, जैसे बिस्किट होते हैं अपने, वैसे उसका आप उपयोग करें। अच्छा। तो ऐसा मार्केट में आ चुका है, और अब ये धीरे धीरे जन आंदोलन बनने वाला है। एक प्रकार से समाज में ये व्यवहारिक रूप से आने वाला है। अभी कुछ लोगों तक ये आया। अभी कुछ समय पहले हमारे घर में कार्यक्रम हुआ था, तो हमने जो कप हैं, हमारे जो कार्यकर्ता है वो उनके फैक्ट्री है, वहाँ पर वो ऐसे कप तैयार करते हैं, और वो उनकी थालियाँ, दोने, वो सभी दोने थालियाँ, वो जो गन्ने के छिलके होते हैं, गुड़ होता है, कुछ उसमें वो कुछ और भी आइटम मिलाते हैं, जैसे कोई गेहूं का आटा होगा, ऐसा मिला करके उसको बनाते हैं। और उसकी कॉस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं आती है। लेकिन जैसे जैसे उसका उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उसकी जो प्राइजेज होती है वो डाउन होती है। अभी समाज में उसका प्रचलन नहीं है जी। धीरे धीरे आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, प्रचार मीडिया के माध्यम से वो समाज तक पहुंचेगा, क्योंकि समाज तो चाहता है जी कि हमारे पास ऐसा कोई विकल्प आए और हम उसका उपयोग करें। तो अभी मैंने जब इस प्रकार से मेरे घर पे लोग, गेस्ट लोग आए, तो मैंने उनको कहा भैया आप इसमें चाय लीजिए, और चाय के साथ जितना ये चाय ख़त्म होती जाती है उतना आप इसका जो ऊपर का कॉर्नर है उसको खाते भी रहिए। तो उन्होंने कहा क्या इसको खा सकते हैं? मैंने कहा इसको खाइए, बहुत टेस्टी है। तो ऐसा हमने जब उनको दिया तो उनको बड़ा उनका आश्चर्य हुआ कि ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन वास्तव में जो असंभव चीज़ है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल के आगे केवल मात्र एक अपोस्ट्रोफ, राइजिंग अपोस्ट्रोफ लगाना है। और जैसे ही हम राइजिंग अपोस्ट्रोफ लगाते हैं तो वो वर्ड बन जाता है आई एम पॉसिबल, मीन्स एवरीथिंग इज पॉसिबल। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि साहब हर एक चीज़ मुमकिन है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो वास्तव में सब संभव होगा, और धीरे धीरे होगा वो। एग्जैक्टली, आपने ठीक बात कही कि लोग जो हैं वो चाहते हैं, खुद चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। हमारे पास में शिकायतें बहुत सारी आती हैं कि भाई आप जब निर्जला एकादशी का व्रत हो रहा है तो शरबत जो है वो सड़कों पर बांटे जा रहे हैं, और उसके बाद में अगले दिन देखते हैं कि वो प्लास्टिक के गिलास जो है वो इकट्ठा हो गए। किसी को भी ये अच्छा नहीं लगता है। अपने धर्म कर्म से भी हम च्युत नहीं हो सकते हैं, उससे भी दूर नहीं जा सकते हैं, और दूसरी तरफ जो हमें चीज़ दिख रही है वो भी हमें पसंद नहीं आती है। हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें विकल्प नहीं मिलता है, तो फिर हमें वही करना पड़ता है, क्योंकि हम उसे छोड़ तो सकते नहीं हैं। जी अशोक जी,
जब जिस तरीके से चीज़ें छोटे बच्चों के माध्यम से जब हम आगे बढ़ती हैं, जी। उनके पास में चीज़ें जाती हैं और वो जब संदेश देते हैं तो उस संदेश का जो प्रभाव होता है उससे जी। बड़ा प्रभाव किसी और का नहीं होता। जी जी। ऐसा कभी आपने देखा इस तरीके की चीज़ों में? हमने इसके लिए एक जो शिक्षण संस्थान है, एक प्रकार से संस्था है, जो सारे जो विद्यालय होते हैं उनका एक संगठन हमने बनाया है जी। और उनमें बच्चों के बीच में हम धीरे धीरे जा रहे हैं, एक प्रकार से उनके बीच में आकर्षक विषय लेकर के जा रहे हैं। अभी हम एक विषय लेकर के जा रहे हैं कि श्लोक प्रतियोगिता होगी। बच्चे 10 श्लोक याद करेंगे और जो बच्चा अच्छा श्लोक का अपना रिप्रेजेंटेशन देगा उसको हम फर्स्ट प्राइज़ सेकंड प्राइज़ देंगे। अब इससे 5 फायदे होने वाले हैं। नंबर 1, बच्चा वो श्लोक याद करेगा। जैसे कौन से श्लोक हो सकते हैं? शिव समान है वृक्ष भी, करे गरल का पान, इनको भी नित सींचिए जो चाहे कल्याण, कोई चिड़िया का करे हम मन से सम्मान, तो पर्यावरण का रुक जाए नुकसान। बहुत सुंदर। तो बच्चे जब ये श्लोक बोलेंगे तो उनके जो दादाजी हैं, उनकी दादी जी हैं, उनकी नानी जी है, वो सुनेंगे उसको। और जब सुनेंगे तो हम देखते हैं वाणी का एक प्रभाव होता है। बिल्कुल ठीक बात है। और वाणी निश्चित रूप से व्यक्ति में परिवर्तन लेकर के आती है। सही कह रहे हैं। तो इसके माध्यम से हम श्लोक प्रतियोगिता बच्चों में लेकर के जा रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी कहीं न कहीं परिवर्तन आने वाला है। दूसरा, हम जो हमारी बहनें हैं 9वीं कक्षा में 10वीं कक्षा में जो बेटियां पढ़ती है जी। उनके बीच में हम लेके जा रहे हैं कि आपको अपनी एक बाइट देनी है, बाइट प्रतियोगिता, कि वो 2 मिनट का अपना विषय रखेगी पॉलीथीन से क्या क्या नुकसान है। वो विषय रखेगी पेड़ हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। वह विषय रखेगी कि किस प्रकार से जल का हमें बचत करना है, जल का किस प्रकार से सम्मान करना है, आदर करना है, क्यों करना है। जब वो बेटियां 2-2 मिनट का 3-3 मिनट का अपना एक बाइट देगी तो उसकी प्रतियोगिता हम कर रहे हैं कि 2 मिनट आपको बोलना है विषय के ऊपर। जो अच्छा बोलेंगे उनको हम सम्मानित करेंगे। तो जो बेटियां हैं वो आने वाले समय में भविष्य है, वो इस देश का, इस समाज का, इस विश्व का, क्योंकि वो जननी है, जग जननी है। उसके मन में अभी से ही इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का विचार जब आता है तो निश्चित रूप से आने वाला समय परिवर्तन होने वाला है। तो इस प्रकार का विचार लेकर भी हम विद्यालय में जा रहे हैं, उनकी प्रतियोगिता कराते हैं। श्लोक प्रतियोगिता के बारे में हमने सोचा है, कर भी रहे हैं, बाइट के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे ही जो लिखित प्रतियोगिता है उसके बारे में कि बच्चों को पर्यावरण के बारे में क्या क्या आने वाले समय में, क्या पर्यावरण के बिना मैं जीवित रह पाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात। तो हम उनको अलग अलग देशों का उदाहरण देते हैं। जो ब्रिटेन है जहाँ पर -15 डिग्री टेम्परेचर था, वहाँ के 100 वर्ष पहले था ना वो, लेकिन आज वहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री हो रहा है। कितना डिग्री बढ़ गया वो। तो हम क्या आज जो अपना महल बना रहे हैं, आज जो हमारा मकान बना रहे हैं, आज जो हम एक इमारतें खड़ा कर रहे हैं, क्या वो इमारतें हमें संरक्षण देगी? एग्जैक्टली ये बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर एक्चुअली स्वयं से तलाशना होगा। जिस तरीके की बात आपने संकल्पों की थी बेटियों के माध्यम से, मुझे तो लगता है चूंकि कार्यक्रम के अंतिम भाग में है कि जिस तरीके से जो वैवाहिक आयोजन होते हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं और संकल्प किए जाते हैं हर एक फेरे के अनुसार, तो क्या हम उस समय में, क्योंकि एक परिवार जो है वो आगे बढ़ रहा है, एक जीवन आगे बढ़ रहा है और उसी जीवन में से कुछ और जीवन भी आगे जाकर के पल्लवित होंगे, ऐसे में वहाँ अगर पर्यावरण के बारे में कोई संकल्प लिया जाए तो शायद न केवल वो लोग संकल्प लेंगे बल्कि उनके आसपास में जो लोग उनके चिर परिचित, उनके रिश्तेदार, उनके सगे संबंधी बैठे हैं, वहां उस अग्नि के समक्ष उस संकल्प को लेने से शायद उसकी भागीदारी उनके जीवन में और पुष्ट होगी और चीजें आगे बढ़ेंगी। कार्यक्रम के अंतिम भाग में अशोक जी आपका संदेश हमारे दर्शकों के लिए। सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अपने आप से प्रारंभ करें, क्योंकि यू कांट टीच व्हाट डू यू वांट, यू कांट टीच व्हाट डू यू नो, बट यू कैन टीच व्हाट आर यू। आप जो हैं वो आप समाज को दे सकते हैं। अपने आप से हम प्रारंभ करेंगे तो 1 चैन बनेगी, फिर 2 चैन बनेगी, 3 बनेगी और समस्याएं हम देखेंगे कि वह समस्या हमारे सामने ही हमें एक प्रकार से गौण होती हुई दिखाई देगी। और अंतिम श्लोक के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। पॉलीथीन जो ना रहे, कष्ट भगे तत्काल, अच्छी कटती जिंदगी,
ऐसे सालों साल, तो हम इससे मुक्त रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही आनंददायक रहेगी। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद अशोक जी, इतनी सुंदर ज्ञानवर्धक चर्चा हमारे साथ में करने के लिए। और सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद देंगे। आप इस चर्चा को ध्यान में रखें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, अपने जीवन में उतारें, अपने साथ लोगों के साथ में साझा करें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।